हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेज। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करेंगे वन बाय वन करके। वैसे मैंने क्वेश्चन पेपर आप सभी को दे दिया था, जिसके पास नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, ये मेरे पास ए कोड है, अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली उसमें से देख के आगे सोल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। साइंस का पोर्शन मेनली हम इसके अंदर कवर करेंगे, मैथ का पोर्शन हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही सोल्व कराएंगे आपको। ठीक है, वैसे इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा, और जो भी इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ में समझाता रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर डिपेंड अपॉन। तो मतलब जो कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, रो का मतलब होता है मटेरियल कौन सा है कंडक्टर वो, और ए का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड लेंथ का मतलब होता है लेंथ, एल का मतलब होता है ना लेंथ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस इनसे चेंज होता है। इस तरह से जो मतलब सारे के सारे ऑप्शन है ये ठीक हो जाएंगे अपने, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट में देखा इसने, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इज। अगर मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रखा है इसने, अगर कोई भी वस्तु लाइट की वेलोसिटी से अगर कोई भी वस्तु मूव करती है तो उसका मास हो जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है ये। आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर कोई वस्तु स्पीड ऑफ लाइट से चलती है तो उसका मास है वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, अगली बात सुन लें। और इस तरह से इसका मास हो जाएगा इन्फिनिटी, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास एनर्जी सोर्स का इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है। तो बायोमास सोर्स का एनर्जी मैंने आपको बताया था, जो मतलब कि गोबर हो गया, लकड़ी हो गया, पेड़ पौधों से जो जमीन में दबने के बाद जहाँ जो कोयला बनता है, गोबर गैस बनता है, पेट्रोलियम बनता है, चारकोल बनता है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये बायोमास एनर्जी सोर्स है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट एन बायोमास एनर्जी सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कलर ऑफ सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू। दो मतलब जो कलर ऑफ सन है वो किस रेड था वो किसके कारण हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे इसमें ये आएगा इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ये इसमें से लगा रखा था रिफ्लेक्शन वाला, ये गलत है। तो इसका आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही सूरज का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है हमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो मतलब जो कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो कम से कम एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे किसी प्लेट मान के चलो, हम सोलर प्लेट मान के चलते हैं एक बार, अगर हम उसको एनर्जी देते हैं तो मिनिमम एनर्जी होती है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर वो एनर्जी नहीं आती है उसके ऊपर तब तक इलेक्ट्रॉन है वो निकलना स्टार्ट नहीं होंगे, वो वहीं पर वाइब्रेट करते रहेंगे। ठीक है, अगर वो एनर्जी आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ठीक है, मिनिमम एनर्जी होती है ये, कम से कम एनर्जी देनी पड़ती है, वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ए ड्राई सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 ओम। द मैक्सिमम करंट obtained फ्रॉम द सेल फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल इज। ठीक है, तो इसने पूछा है, इसने दे रखा है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज इसने लिख भी रखा है वी। ठीक है, आगे दे रखा है इसने इंटरनल रेजिस्टेंस, वो ये दे रखा है इसने 0.05 ओम। ठीक है, इसने पूछा करंट। आपको पता है V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई हमें फाइंड आउट करना है, V दे रखा है, R दे रखा है। V कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.5। ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे हम, ये आ जाएगा अपना 0.05। ठीक है, इसके अंदर देखो एक के बाद पॉइंट, इसके अंदर दो के बाद पॉइंट, तो यहाँ 0 लग जाएगी और ये दोनों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगी। इसको हम फाइंड काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 से 5 दिए 15 यानी कि 30 एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 एम्पियर। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लोगे, सिंपल सा मेथड है ये।
V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला से आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखा, वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको करवा भी दी थी जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे वो, और उन्हीं के बेसिस से मतलब लगभग क्वेश्चन अपने कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है जो आई लेंस है वो, ठीक है। तो आई लेंस है इमेज रेटिना के ऊपर रियल और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर, उसके बाद में जो दिमाग है वो उसको सोल्व करके मतलब कि पहचान के और वापसी उसको भेजता है सिग्नल के द्वारा, ठीक है। तो जो इमेज रेटिना के ऊपर बनती है वो कैसी इमेज बनती है, वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आगे बात समझिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पेंडुलम ओसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकंड्स, इट्स फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है इसने एक पेंडुलम की, ठीक है। तो एक पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। टाइम सेकंड के अंदर लेना होता है। तो ऑसिलेशन कितने हैं, 40 बटे में टाइम कितना 4 सेकंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। हर्ट्ज है जो ये एच जेड, ये क्या है, यूनिट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ अनकंफर्टेबल साउंड फॉर ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर के लिए हम अनकंफर्टेबल साउंड कितना होता है, ठीक है। तो कंफर्टेबल साउंड होता है ह्यूमंस के लिए 60 dB होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डीबी को ध्यान नहीं है मुझे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो 60 dB होता है इसका मानव कान का जो मतलब कंफर्टेबल साउंड है, ठीक है। तो बाकी के जो नीचे है इससे कम ही है, ये तो कंफर्टेबल ही है, ठीक है। बाकी जो इससे 60 से ऊपर है 90 dB, तो ये हमारे लिए अनकंफर्टेबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 90 dB, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अल्ट्रासाउंड इज द, अल्ट्रासाउंड पूछा इसने क्या होता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड आपको पता है एक साउंड होती है, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है देखो 20,000 हर्ट्ज होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, 20,000 हर्ट्ज एच जेड फ्रीक्वेंसी होती है जो अल्ट्रासाउंड होता है अपना। अल्ट्रासाउंड आपको पता ही है, आप करवाते भी है, साउंड के द्वारा मतलब कि पहचानते हैं, साउंड से इमेज बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज, इसने दे रखी किलो हर्ट्ज के अंदर, तो ये बन जाएगी 1000 से डिवाइड करोगे आप तो ये बच जाएगी 20 हर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो 20 साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज, ठीक है। आगे बात समझे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड अपॉन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के किस इफेक्ट के ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम करती है, तो वो होता है उसका केमिकल इफेक्ट, ठीक है। केमिकल इफेक्ट के ऊपर काम करती है, केमिकल इफेक्ट से ही जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो की जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक मेटल है दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है ताकि मतलब जंग वगैरह से बचाया जा सके उसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब मैनी पिक्चर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन सिनेमा एट द रेट ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा डाउट में है, कोई इसका कुछ आंसर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई 72 सेकंड बता रहा है, कोई 16 सेकंड बता रहा है, कोई 5, कोई 10, ठीक है। तो इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर आपको कहीं से पता लगे तो मुझे ही बता देना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं हर साल, मतलब जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता या फिर कुछ पता नहीं होता या चलता नहीं होता, तो वैसे इसका हो तो कुछ ना कुछ, लेकिन मतलब मैंने तो खूब ढूंढा, मुझे तो मिला नहीं कहीं पे, ठीक है। तो आपको पता हो तो बता देना मेरे को भी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अब, व्हेन यू सी इन डिम लाइट साइज ऑफ योर पीपल, ठीक है। तो मतलब अगर आप अंधेरे कमरे में जाते हो, डिम लाइट के अंदर जाते हो, तो जो आपकी आँख का जो साइज़ है, वो पुतली का जो साइज़ है, प्यूपिल का साइज़ है, वो क्या होता है, ठीक है। तो अंधेरे में जाओगे तो आपको ज़्यादा रोशनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपकी इस पुतली का साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। इजी क्वेश्चन था, सभी को पता भी होगा इसका, तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसल्टेंट अपीयर टू बी लाइक साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का साइन है वो किसके अंदर होता है, कौन से तारामंडल के अंदर होता है, देखो। तो ये होता है एक मतलब इस तरह से एक वो होती है, जो अपने स्टार होते हैं, इस तरह से स्टार्स होते हैं, तो उनको इस तरह से बना के एक क्वेश्चन मार्क सा निशान बनता है,
ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेट बियर, जो मतलब आपको देखा हो छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा आपने, 8th क्लास का क्वेश्चन है वैसे। ग्रेट बियर इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की तरह जो इसका निशान है वो बढ़ता है। ठीक है, ग्रेट बियर। वैसे किसी ने कुछ बता रखा है इसका, कुछ किसी ने कुछ बता रखा है, राइट आंसर इसका है ग्रेट बियर। ठीक है, ग्रेट बियर ये है क्वेश्चन मार्क की तरह जो इसका निशान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, आफ्टर हाउ मैनी ईयर हेलेज कॉमेट इज विजिबल। तो ये कितने सालों के बाद दिखाई देता है, ये दिखाई देता है 76 वर्षों के बाद। ठीक है, 76 ईयर के बाद ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 76 ईयर के बाद दिखाई देता है हेले कॉमेट। ये 8th क्लास का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में करवाएंगे आपको, फिजिक्स के, मैथ के, बायोलॉजी के, बाकी के जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्स्ट्रा स्टॉक के अंदर। ठीक है, उससे पहले हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और उसके पहले भी हम थोड़ा सा टॉपिक करवाएंगे, रेशियो वाला, रेशियो, लॉस प्रॉफिट वाला ये और परसेंटेज वाला, ये 2-3 टॉपिक रहते हैं, ये करवाएंगे हम उसके पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज propounded बाय, जो मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ किसने दिया था, आप सभी को पता ही है, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, इसी क्वेश्चन है, न्यूटन ने दिया था, आपको सभी को पता भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ओजोन लेयर वो कहाँ पर पाई जाती है, वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है ओजोन लेयर। आगे बात समझे, नेक्स्ट देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस टू फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू, मतलब कि दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन बोला है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान के चलो ये फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, और इस साइड ये लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये बताना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपको पता चल ही रहा है, जैसे एक के पास 5 न्यूटन मतलब फोर्स लगा रहा है, एक 10 लगा रहा है, तो 10 वाला ही खींचेगा ना 5 वाले को। ठीक है, तो इसका मतलब कितना फोर्स लगेगा नेट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होकर जो 5 न्यूटन फोर्स है वो लगेगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 2 फोर्सेज। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डिफरेंस ऑफ 2 फोर्सेज। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी, आप सभी को पता भी होगा इसका। नेक्स्ट देखो, वैसे नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, आप निराश मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फंगस इज ईटेबल, ईटेबल फंगस कौन सी है इनमें से, तो एमनीटा है जो ईटेबल फंगस है, इसको खाया सकता है एमनीटा को। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बायोलॉजी स्टार्ट होगी है हमारे यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब दे रखा है इसने, हार्वेशियन कनाल आर प्रेजेंट इन, हार्वेशियन कनाल है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो नर्व्स होती है उनका बंडल होता है ये हार्वेशियन कनाल। ठीक है, तो ये बोन्स के अंदर प्रेजेंट पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लेसेंटा इज एम्बेडेड इन, प्लेसेंटा है वो कहाँ पर एम्बेडेड होते हैं, कहाँ पर दशा होता है प्लेसेंटा, आप सभी को पता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर बेबी अटैच होता है ना, यूट्रस के अंदर बेबी बनता है, तो जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के दौरान, यूट्रस के साथ ही अटैच होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना यूट्रस गर्भाशय। आगे बात समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है इनमें से, नेचुरल वो होता है जो नेचर खुद बनाती है, जैसे जंगल अपने आप बनते हैं, पॉन्ड्स अपने आप बन जाते हैं, झील है वो भी अपने आप बनती है, जो नेचर है खुद बनाती है इनको। ठीक है, क्रॉप फील्ड है जो, क्रॉप फील्ड है जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं इनको, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्रॉप फील्ड। ठीक है, क्रॉप फील्ड नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था वीडियो के दौरान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सभी को पता है आपको, हाइंड ब्रेन के 3 ही पार्ट होते हैं, पोन्स, मेंडुला और सेरेबेलम। ठीक है, पोन्स, मेंडुला एंड सेरेबेलम, ये सारे हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे बात समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया के अंदर कौन सी है। ठीक है, तो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासाइट, पैरासाइट इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इनमें से पैरासाइट कौन सा नहीं है, पैरासाइट इनमें से नहीं है हाउस फ्लाई। ठीक है, पैरासाइट आपको पता है जो मतलब दूसरे जन जीवों से अपना फूड लेते हैं, जैसे कि जो जू है जो अपने डेरे हो जाते हैं सिरों में, सर में। ठीक है, और मॉस्किटो मच्छर है जो, और ये टिक है जो चिचड़ वगैरह लग जाते हैं भैंसों को। ठीक है, तो ये मतलब दूसरे जीवों से अपना फूड लेते हैं, उनको हानि भी मतलब उनको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता और उनका फायदा होता रहता है। ठीक है, दूसरे जीवों के ऊपर रहकर ये उनसे फूड लेते हैं उनका। ठीक है, तो पैरासाइट होते हैं। तो हाउस फ्लाई ऐसा नहीं करती है, हाउस फ्लाई मतलब और ही कुछ खाती है, जैसे किसी भी फूड वगैरह वो जो नॉर्मल है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा अपना हाउस फ्लाई, पैरासाइट नहीं है, हाउस फ्लाई। विच बुक कंटेन रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल, ठीक है, तो मतलब जो संकट के अंदर जो एनिमल है जिनका रिकॉर्ड मतलब जो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो किस बुक के अंदर रखा जाता है, तो उस बुक का नाम होता है रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक के अंदर उसका रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी फुली डेवलप्ड ट्री 1 टन ऑफ पेपर 1 टन ऑफ पेपर और 1 टन ऑफ पेपर, ठीक है, मतलब कि कितने पेड़ चाहिए 1 टन पेपर बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए कितने पेड़ चाहिए, उसके लिए पेड़ चाहिए आपको 17, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8th क्लास का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, देखा था मैंने, ये 17 पेड़ रिक्वायर होते हैं एक वृक्ष बनाने के लिए, मतलब 1 टन पेपर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से समझ सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन है वो आए हुए हैं 2019 के अंदर, ठीक है। वैसे तो आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाने में मुश्किल हो रही होगी, तो मैं आपको बता दूं 10th का तो हमने कवर कर ही लिया है मैक्सिमम, ठीक है, 10th के अंदर से तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी बच की बात जो अपनी 8th की, 9th की और 7th की, ठीक है, तो उसको आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो वैसे तो मैं करवा दूंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट पड़ेंगे, जो मतलब सारा का सारा देख के मैं एक बार 1-2 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है, वीडियो जो मतलब एग्जाम है वो लगभग अभी तो ये बता रहे हैं कि दिसंबर की लास्ट में, पता नहीं बाकी कब होगा कब नहीं यही जाने, बाकी आपको बता देंगे, कोई बात नहीं है, जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको सबसे पहले हमारे पास ही आएगी, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं उस चीज़ का, तो आपको आप अपनी तैयारी पूरी रखो, ठीक है, क्योंकि बाद में आप ये सोचते रह जाओगे इतना टाइम मिल गया था फिर भी नहीं हुआ, तो वो तो देखो, ठीक है। और इस बार तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो सभी को पता है आपको, ठीक है, बाकी आप समझदार हो खुद ही, ठीक है। तो आप इसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेना, 8th क्लास की और 7th क्लास की थोड़ी एनसीईआरटी को पढ़ लेना, ठीक है। 1-2 टॉपिक और हैं जो 8th क्लास के अंदर दे रखे हैं, एक्स्ट्रा परसेंटेज वाले, और ये नॉर्मल से जो उनको मतलब कि जो नॉलेज बेस्ड है वो उस तरह का एग्जाम आने वाला है इस बार भी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट डे है वो किस दिन मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है, सेल, मैंने बताया था आपको सेल के बारे में। इन ब्रायोफाइलम द बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन, ब्रायोफाइलम के अंदर बर्ड्स है वो कहाँ से बनती है, वो बनती है पत्ते के अंदर से, ठीक है, पत्ते के अंदर से बनती है ब्रायोफाइलम के अंदर, ठीक है। बाकी ये मैंने तने से रूट से बाकी जितने भी है मैंने आपको करवाए हुए अच्छे से, आपको पता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय, ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेटेड होता है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने दे रखा है, वैसे पिट्यूटरी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन पिट्यूटरी आंसर में नहीं है, तो हाइपोथैलेमस इसका आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को एक्टिव करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अच्छा नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड विद ए बर्ड वेरी क्लोजली, जो बर्ड होते हैं उनसे के वेरी क्लोजली कौन होता है, क्लोज कौन है, जो बर्ड्स हैं पक्षी उनके, तो उनके क्लोज होता है रेप्टाइल, जो सरीसृप जो रेंग के चलते हैं अपने, सांप हो गया, ये मगरमच्छ हो गया, जो मेंढक हो गया, ये सारे पक्षियों के निकट है, यानी कि पक्षियों से पहले आते थे ये रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स और पक्षी है जो बर्ड्स हैं उनके बीच की एक कड़ी होती है, उसको बोलते हैं आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है, याद रख लेना, आर्क्योप्टेरिक्स लिख लेना, एग्जाम में पहले ही पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग इन द सेल, सेल के अंदर डाइजेस्टिव बैग किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना लाइसोसोम, ठीक है। डाइजेस्टिव बैग किसको बोला जाता है, लाइसोसोम, ठीक है। सुसाइडल सेल भी बोल देते हैं इसको, लाइसोसोम को सुसाइडल सेल ऑफ बैग ऑफ सुसाइडल बैग्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है इसने, इन प्लांट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम एट, जो मतलब ऑक्सीजन होती है उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम कहाँ पर होती है, तो उसकी होती है ग्रोइंग एपेक्स के अंदर, जो अपने
पेड़ वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो टॉप के ऊपर जहाँ पर ग्रोथ हो रही है वहाँ पर होती है इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में देखा इसने प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल अकर्स ड्यू टू, जो मतलब प्लाज्मोलिसिस है प्लांट सेल के अंदर वो किसके कारण होती है, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस है सेल के अंदर, प्लाज्मोलिसिस एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी सेल का सिकुड़ना या फिर प्लाज्मोलिसिस तो मतलब ऐसा होता है कि सेल का सिकुड़ना ही होता है, ठीक है। कुंचन दे रखा है प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है सेल का सिकुड़ना, ठीक है। तो ऐसा कब होता है कि जब सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं तो जो सेल का जो वाटर है वो निकल के बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से जो सेल है वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, छोटी हो जाती है साइज के अंदर, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्स ओस्मोसिस, ठीक है। दो टाइप प्रोसेस होती है, मतलब आपको पता है ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के अंदर फिर रिवर्स ओस्मोसिस होती है, ठीक है। ये आर वगैरह वाला आपको पता होगा सारा, ठीक है। तो ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, ठीक है। अगर जो मतलब बाहर का सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, जो मतलब सेल से कम उसका वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर ज़्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो जो उसका वाटर है वो सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। और एक्सओस्मोसिस के अंदर क्या होगा कि जो सेल का वाटर है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है, इससे साइज जो सेल का साइज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आपको पता चल गया होगा प्लाज्मोलिसिस किसको बोलते हैं, अब प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं एक्सओस्मोसिस को। एक्सओस्मोसिस का मतलब है जो वाटर है सेल का वाटर निकल के बाहर चला जाना और सेल का साइज छोटा हो जाना, ठीक है। एंडोस्मोसिस का उल्टा होता है अब्जॉर्प्शन, और ये तो पता ही आपको, अब्जॉर्प्शन तो मतलब सोखना होता है पानी को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज, जो मतलब मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो कौन से है, तो वो होता है यूरिया, ठीक है। यूरिया इज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, यूरिया आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई फ्रूट बन रहा है तो उस फ्रूट को क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, अनिषेचक फलन, ठीक है। आगे बात सुनने। नेक्स्ट देखो, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है, ठीक है, वायरस होता है ये बैक्टीरिया वायरस क्या होता है, वायरस जो मतलब कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस। आगे बस में बैक्टीरिया मतलब लगा देना इसका आंसर कि बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरिया है, नहीं, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। आगे बस में नेक्स्ट देखो, द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज ड्यू टू इज, मतलब जो सलाइवा का फंक्शन है वो पूछ रखा है, तो इसमें पहला ऑप्शन रखा है कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जो स्टार्च होती है, जो फूड की स्टार्च होती है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम होता है सलाइवा का, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया था डाइजेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख लेना एक बार, वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो बाकी सारा इंपॉर्टेंट है। और ये साउंड के लिए भी बोलते हैं कई बच्चे साउंड अच्छा नहीं है, साउंड अच्छा नहीं है, तो आपके लिए मंगवाया मैंने माइक अभी, ठीक है, एक तो दिन में आ जाएगा और आगे से साउंड भी अच्छा होगा। वैसे अब तो थोड़ा सा ठीक भी आ रहा है, पहले तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, तो उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। फिर भी अगर आप हेडफोन लगा के ईयरफोन लगा के देखोगे तो आपको सुनना है बस, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दुख सुख पा के कर लो, आगे से आपके लिए अच्छी क्वालिटी लाएंगे, ठीक है। बाकी मैं अकेला हूँ, सारा सिस्टम मेरे को ही संभालना पड़ता है, तो हो जाता है इस वजह से, ठीक है। अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो कर भी लेते हैं मैनेज, ठीक है। तो और मेरे साथ में और भी क्लासेस वगैरह लगती है तो समझ सकते हो आप, ठीक है। तो अब ऐसे बार बार मैं मत बोला करो यार, मुझे सब पता चलता है कि साउंड प्रॉब्लम है, लाइटिंग प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपको चाहिए है तो बस आपको बस अपने काम से मतलब होना चाहिए ना, प्रोडक्ट तो आपको मिल ही रहा है वैसे, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट देर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट, प्लांट के अंदर कौन सा एसेंशियल नहीं है इनमें से। तो जो एसेंशियल होते हैं वो कौन से होते हैं, एसेंशियल जो 10 एलिमेंट होते हैं जो एसेंशियल होते हैं प्लांट के अंदर, जो मैंने लिख भी रखे देखो साइड में,
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है, याद कैसे रखोगे? चोन्स चोन्स मांगे कॉफ़ी पी के। ठीक है, चोन्स मांगे कॉफ़ी पी के। ठीक है, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट है, 10 एलिमेंट होते हैं और 20 एलिमेंट वो होते हैं नॉन एसेंशियल होते हैं। 10 एलिमेंट और होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, एक और एलिमेंट होता है आयरन। ठीक है, अगर आपको एसेंशियल ये पूछ लिया जाए कि आयरन है वो क्या किसके अंदर आएगा, ठीक है, तो आयरन है वो एसेंशियल दे रखा हो, मतलब सब बाकी सारे ऐसे पूछ लिया एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है, बाकी सारे दे रखे हो नॉन एसेंशियल। ठीक है, तो आप आयरन को एसेंशियल लगा सकते हो। और इसी तरह से अगर नॉन एसेंशियल पूछा हो और बाकी सारे तो एसेंशियल हो और आयरन दे रखा हो तो आप उसको नॉन एसेंशियल लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आयरन है वो दोनों की तरह काम करता है, एसेंशियल भी और नॉन एसेंशियल की भी। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल इनमें से कौन सा हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आयरन दे रखा है, जैसे देखो आयरन इसके अंदर एसेंशियल बन जाएगा अब, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन दे रखा है पहले नॉन एसेंशियल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो अब, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है? क्ले होती है, जो मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है उसकी होती है सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ। ठीक है, तो मतलब हाई एक्सरसाइज के दौरान कौन सा क्या हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर? जो लैक्टिक एसिड है वो उसके कारण जो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्रैम्प हो जाते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, जी हो सुनाई। नेक्स्ट देखो, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को प्रोडक्शन के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो होती है लिम्फोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी या फिर लिम्फोसाइट वो क्या होती है? एंटीबॉडीज को उत्पादन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फ्लोइंग इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप वाला मैंने आपको अच्छे से करवा दिया था पहले ही कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है, वो होता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, उसके बाद अब दे रखा नेगेटिव पॉजिटिव भी दे रखा साथ में, तो जो यूनिवर्सल डोनर है, डोनर होगा नेगेटिव वाला आगे बस में, और एक्सेप्टर होगा पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो यूनिवर्सल ओ तो ऐसे ही हो गया, हमें ऑप्शन से पता चल गया कि ओ तो आना ही आना है। ठीक है, तो जो डोनर पूछा है तो इसने बोले आप आंसर लगाओगे ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आगे बात समझ में? ठीक है, बाकी आप इसको देख सकते हो वीडियो ब्लड वाली, मैंने अच्छे से इसको करवाया सारा का सारा टॉपिक कवर। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑटोसोम्स कितने होते हैं? आपको पता है 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के ह्यूमन बीइंग के अंदर, और 23 में से 22 तो सेम होते हैं, और जो 23वां जोड़ा है वो एक्स वाई जो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा सेक्स होना है चाइल्ड के अंदर। ठीक है, 23वां जोड़ा। ठीक है, तो ऑटोसोम्स यानी कि सेम जो क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं? 22 जोड़े होते हैं। ठीक है, 22 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। जो मतलब प्लांट है जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? मेनली वो सोइल से प्राप्त करते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बाकी ये भी सारी चीज़ ज़रूरत होती है उसके, एयर की, क्लोरोफिल की, लाइट की, सभी की। ठीक है, तो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से लेते हैं? सोइल से लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझिए। नेक्स्ट देखो, विच हार्मोन इन आवर बॉडी हेल्प अस टू एडजस्ट स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री। जब हम गुस्से में होते हैं तो कौन सा हार्मोन हमारे लिए हमको मतलब नॉर्मल सिचुएशन में लाता है? तो वो होता है एड्रेनल। ठीक है, एड्रेनलिन इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एडजस्ट स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री। आगे बात समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एड्रेनल का तो आना ही आना है, क्वेश्चन याद रख लेना आप इसका। ठीक है, एड्रेनल नॉन एड्रेनल हार्मोन है जो। ठीक है, हार्मोन बड़े सारे के सारे आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जा। अपर जा होता है जो अपना जबाड़ा होता है ऊपरला, और जो अपना सिर है वो किस टाइप का जोड़ है? वो होता है फिक्स्ड जॉइंट, मतलब कि वो हिलता नहीं है, फिक्स रहता है वो हमेशा। ठीक है, तो वो फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी होता है, राइबोसोम के अंदर क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, आप सभी को पता है, तो मतलब ये कंपैरिजन करके बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनती है, आपको पता है। राइबोसोम के अंदर क्या बनता है? प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आगे बस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, +1 2 के अंदर आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, वैक्सीन ऑफ फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय। जो स्मॉल पॉक्स है उसकी वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी? उसकी वैक्सीन डिस्कवर करी थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। आगे बात में
नेक्स्ट देखो टीयर्स कंटेन, टीयर्स है वो क्या कंटेन करते हैं, टीयर्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, टीयर्स के अंदर होता है लाइजोसोम, ठीक है, लाइजोसोम होता है टीयर्स के अंदर, टीयर्स कंटेन्स लाइजोसोम। आगे बस हमने, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, जो अपने आंसू होते हैं उसके अंदर होता है लाइसोसोम। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल नहीं है इनमें से कौन सा, आपको बताया था मैंने अभी, पहला क्वेश्चन था वो भी सेम ही था इसी तरह का, पेट्रोलियम कोल नेचुरल गैस, इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, ठीक है, तो ये पेट्रोलियम कोल और नेचुरल गैस ये कौन सी है, फॉसिल फ्यूल है। बाकी जो यूरेनियम है, जो न्यूक्लियर एनर्जी, मैंने उसके अंदर भी न्यूक्लियर एनर्जी दे रखा था, इसके अंदर यूरेनियम दे रखा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी ही होता है यूरेनियम, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है यूरेनियम को, ठीक है, आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है गोरखपुर में, ठीक है, तो उसके अंदर यूरेनियम यूज़ किया जाता है, ठीक है, 1 किलो यूरेनियम को जलाने से 1000 टन कोयले के बराबर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो फ्यूजन की रिएक्शन होती है वहाँ पर, कंट्रोल्ड फ्यूजन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। आइए बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम एक्ट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के अंदर इनमें से कौन सा एंजाइम काम करता है, तो वो करता है पेप्सिन, पेप्सिन आपको पता है एसिडिक मीडियम के अंदर काम करता है, मैंने आपको बताया था, पेट के अंदर रिलीज होता है और प्रोटीन के पाचन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो अब, ब्लड वेसल्स विदाउट वाल्व के कौन सी वेसल्स होती है, ब्लड वेसल, ठीक है, तो ब्लड वेसल आपको पता है 2 ही होती हैं, आर्टरी और वेन्स, ठीक है, जैसे हार्ट अपना, हार्ट के अंदर आर्टरीज और वेन्स 2 टाइप की होती है, ठीक है, तो वेन्स है जो ब्लड को लेके आती है हार्ट की तरफ, और जो मतलब कि वेन्स है, जो आर्टरीज है वो लेके जाती है ब्लड को हार्ट से बाहर, ठीक है, तो हार्ट से बाहर जाने के लिए तो हार्ट पंप करता है फुल फोर्स के साथ, उसको तो जरूरत ही नहीं है वाल्व की, ठीक है, तो आर्टरी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वेन्स है वो कंटेन करती है वाल्व, ठीक है, वाल्व किसके अंदर होती है, वेन्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर फ्लो थोड़ा कम होता है और बैक जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए वहाँ पर वाल्व लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो अपनी वेन्स है उसके लिए, उसके अंदर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना वेन्स। नेक्स्ट देखो, क्रॉस पोलिनेशन इज अचीव्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग एजेंट, मतलब कौन से एजेंट के दौरान क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है, तो वाइंड, वाटर, एनिमल, सभी के सभी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सभी के सभी एजेंट होते हैं ये क्रॉस पोलिनेशन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखो, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन फिश ऑयल, फिश ऑयल के अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, तो विटामिन डी एंड विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ए प्रेजेंट होता है, इसके अंदर डी नहीं दे रखा है, ए दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अच्छा नेक्स्ट देखो अब, विच फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग कौन सी फाइबर होती है इनमें से, ठीक है, तो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्गर कौन सी होती है, नायलॉन, ठीक है, नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन फाइबर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज रिप्लेस्ड कोल टार इन रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया है कोल टार को, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिटुमिन, बिटुमिन ने जो कोल टार है उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, जर्मन सिल्वर इज ए अलॉय ऑफ, ठीक है, जर्मन सिल्वर को किसका अलॉय है, जर्मन सिल्वर एक ऐसा अलॉय होता है जिसके अंदर सिल्वर नहीं होता है, ठीक है, मतलब नाम में सिल्वर है लेकिन इसके अलॉय के अंदर थोड़ा सा भी सिल्वर नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कॉपर, जिंक और निकल, ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट होते हैं, 3 मेटल होते हैं प्रोडक्ट, 3 मेटल होते हैं, कॉपर, जिंक और निकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, एक बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है, तो वैसे भी आप इसको जनरल नॉलेज के लिए याद रख लेना, कॉपर, जिंक और निकल जर्मन सिल्वर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, दिस रिएक्शन इज यूज इन, किसी कहाँ पर यूज की जाती है रिएक्शन, ये फोटोग्राफी के अंदर यूज की जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है, पहले यूज की जाती थी सिल्वर ब्रोमाइड को, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। अच्छा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य ऐसा कौन सा इनमें से, तो वो है बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। आगे बस में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में 4HCl, एरो का निशान आ गए, MgCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, विच वन इज रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, मतलब किसका रिडक्शन हुआ इनमें से,
तो रिडक्शन देखो आप पता है ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई तो ये हो गया रिडक्शन। आगे बात सुनिए, इजी था वैसे सिंपली। वैसे अगर आपको मतलब इस तरह से करना है तो मैंने आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन का सारा कंप्लीट भी करवाया हुआ है एक वीडियो के दौरान, उसके अंदर आपको ये चार्ज देख के आप बता सकते हो कि किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। किसके ऊपर कितना चार्ज, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 2 हो गया तो -4, यानी कि मैग्नीज के पास यहाँ पर कितना हो गया +4, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आएगा +2, कितना यानी 4 से 2 पे आ गया, यानी कि इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट डिपेंड अपॉन। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है किसी सोल्यूट का, तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर सभी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे डिसोल्यूशन ज़्यादा होता जाएगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C3H17COOH किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला अच्छा सुने। तो ये पता आपको इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, 3 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया, और पीछे COOH यानी कि एक ग्रुप लगा हुआ है एसिडिक ग्रुप, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनिक एसिड या फिर ब्यूटेनोइक अम्ल। अगला समझ, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन्वॉल्व। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है जैसे कैल्शियम सल्फेट होता है हेमीहाइड्रेट, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा के जिप्सम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके और बाद में इसको फिर यूज़ करते हैं पतली पतली लेयर बना के, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो उसको हम बोलते हैं, उसको हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है वो, ठीक है। हाइड्रेशन टू यील्ड अनदर हाइड्रेट निकालने के लिए हमें हाइड्रेशन की प्रोसेस अपनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना हाइड्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में देखा इसने, टू मेक ऑर्नामेंट गोल्ड इज मिक्सड विद। जो गोल्ड है उसको बना, गोल्ड इज मिक्सड विद मतलब गहने बनाने के लिए कौन से गोल्ड के साथ किसको मिक्स किया जाता है, तो सिल्वर और कॉपर को यूज़ किया जाता है। प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का होता है, उसको 22 कैरेट का बना के बेचा जाता है, क्योंकि जो 24 कैरेट का सोना है वो बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, इसलिए उसके अंदर 2% 2 कैरेट कॉपर और चांदी मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आगे बात सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द थिन लेयर ऑफ जिंक कोटिंग ऑन द आयरन और स्टील यूटेंसाइल इज कॉल्ड। यानी कि जो इस्पात या लोहे की वस्तु पर जिंक की पतली परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। आंसर में गैल्वेनाइजेशन नहीं दे रखा तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ वाटर इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड। तो मतलब ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दे रखी है, ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट कलर डू द मिथाइल ऑरेंज टर्न्स इनटू व्हेन एडेड टू एसिड। एसिड के अंदर जब मिथाइल ऑरेंज को डाला जाता है तो किस तरह का कलर देता है, तो वो देता है रेड कलर का, ठीक है। इस तरह से फिनोल्फिलेथिन है वो बेस के साथ रिएक्शन करके पिंक कलर देता है, ठीक है। फिनोल्फिलेथिन जो मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर है जो, ठीक है। तो मिथिल ऑरेंज कौन सा देता है अम्ल के साथ, ये रेड कलर देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना ये। और बेस के साथ ये येलो कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये मैंने आपको करवाया था, जो मिथिल ऑरेंज है, फिनोल्फिलेथिन है, कौन सा कलर देता है, बाकी ठीक है आपने देखा नहीं देखा पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने करवाया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल बर्न्स इफ केप्ट इन एयर। अगर किसी इनमें से कौन सी मेटल ऐसी है जिसको एयर में खुला छोड़ दें तो वो जलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो जलनी शुरू हो जाती है, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ठीक है। तो ये एयर के अंदर खुली नहीं छोड़ते हम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। इसमें ऑप्शन लिख रखा सोडियम। सोडियम को हम एयर के अंदर खुला नहीं छोड़ सकते, ये मतलब जलना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल के अंदर, जो मिट्टी का तेल होता है उसके अंदर संभाल के रखते हैं, ठीक है, ताकि ये रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो साइंस वाला पोर्सन है वो अपना कवर हो गया है, मैथ वाला पोर्सन व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। इसकी वीडियो नेक्स्ट आ जाएगी आपको जल्दी ही, कल आ जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी जो मैंने आपको बताया है वो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।